अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं अब्दुल वसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करनी है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और दो अल्कोहल्स को हमने प्रिपेयर करना है, एक मेथानॉल को प्रिपेयर करना है और एक एथानॉल को प्रिपेयर करना है। मेथानॉल के केस के अंदर मेथानॉल को इनिशियल डेज के अंदर वुड लॉग्स के ज़रिए से हासिल किया जाता था, इस वजह से हम इसको वुड स्पिरिट या वुड नेफ्था का नाम भी देते हैं। जबकि जो आजकल रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं मेथड, वो हम यूज़ करते हैं वाटर गैस के ज़रिए से मेथानॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं इंडस्ट्रियली। सो आज हम चलते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ मेथानॉल। मेथानॉल के अंदर जिसको हम वुड लॉग्स वुड स्पिरिट भी कहते हैं, उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मेथानॉल जो है, मेथानॉल इसको हमने वाटर गैस से प्रिपेयर करना है। वाटर गैस आपके पास मिक्सचर होता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इसमें से हमने बनानी है CH3OH, और इसमें जो कैटालिस्ट हमने यूज करने हैं वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और साथ में Cr2O3 है। इसके साथ ही जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 200 ATM प्रेशर इसके अंदर हमने यूज करना है। बच्चों, इसको वाटर गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम स्टीम को कोक में से गुजारते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये इस वजह से इसको हम वाटर कहते हैं, क्योंकि स्टीम को कोक में से गुजारने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है, तो दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। तो ये जो वाटर गैस है, इस वाटर गैस को हमने इस चैम्बर में से गुजारना है। अब बच्चे, अगर डायग्राम में बनाऊं, जो पहला स्टेप होता है आपके पास, पहले आपने इस वाटर गैस को, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में H2 है, इसको आपने गैस प्योरीफायर में से गुजारना है। गैस को यहाँ पे प्योरीफाई करना है। गैस जो ही प्योरीफाई हो जाएगी, अगला जो स्टेप आपने करना है वो आपके पास है, इसको गुजारना है कंप्रेसर के अंदर से। अब ये जो कंप्रेसर है, ये क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, यानी इसमें जो आपने प्रेशर देना है वो 200 ATM प्रेशर इस कंप्रेसर का रखना है। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, उनको आपने क्लोज करना है। जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज करेंगे, उसके बाद आपने इस चीज को कैटालिटिक चैम्बर के अंदर डाल देना है। अब कैटालिटिक चैम्बर जो है, यहाँ पे आपने दो तरह की चीजें यहाँ पे लगानी है। एक बच्चों, आपके पास इस चैम्बर के अंदर आपने जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड, एक ZnO आपने इसमें प्लेस करना है, और साथ में ये जो कैटालिस्ट है ये क्रोमियम है, Cr2O3। अब इसमें जो टेम्परेचर आपने रखना है वो 450 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। यानी दोबारा से रिपीट करने लगा हूं, आपके पास वाटर गैस है, वाटर गैस को गैस प्योरीफायर में डाला, और गैस प्योरीफाई करने के बाद आपने उस गैस को आपने कंप्रेसर में डाल दिया, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स आपने क्लोज करने हैं, 200 ATM प्रेशर होगा, और उसके बाद आपने उसको कैटालिटिक चैम्बर के अंदर डाल देना है। ये जो कैटालिटिक चैम्बर है, यहाँ पे इसके बाद आपने इसको कंडेंसर के अंदर डाल देना है। यहाँ से जो गैस निकलेगी, उस गैस को आपने कंडेंसर में से गुजारना है। अब ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पे कूल डाउन होंगे। कूल डाउन होने के साथ ये आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद ये यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। जब आप इसमें से गुजारते हैं तो यहाँ पे जो CH3OH है, यहाँ पे कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होने के बाद आपने इस चैम्बर को गुजार देना है दो हिस्सों में। जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल होगा उसको सेपरेट कर लेना है, यानी एक हिस्से के अंदर आपने मिथाइल अल्कोहल सेपरेट करना है CH3OH, और जो दूसरा हिस्सा होगा जिसमें अभी भी कहीं पे C और वाटर गैस जो है ये मौजूद है, इसको वापस आपने कंप्रेसर के अंदर ले आएंगे, और कंप्रेसर के बाद ये फिर रिसाइकल होगा, और इस तरह से आपके पास यहाँ पे आपने सक्शन पंप लगाया होता है इस जगह के ऊपर। सक्शन पंप के अंदर से ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी होती है। तो इस प्रोसेस में ये आपके पास जो डायग्राम
बुक वाली डायग्राम बनाए वो भी ठीक है, या ओवर सिंप्लीफाई कर लें। ये जो आपके पास सिंपल डायग्राम है, ये सक्शन पंप लगा हुआ है, इस सक्शन पंप के जरिए से आपने फिर वापस अनरिएक्टेड गैस को ऊपर ले जाना है, किसके अंदर, इसको वापस ले आना है कंप्रेसर के अंदर। फिर आप इसमें से गुजारेंगे, यहाँ से जो रिएक्शन होगा मिथाइल अल्कोहल साइड पे हो जाएगा और वो आपने इस फॉर्म में ले लेना है, बाकी अनरिएक्टेड गैस जो है वो आपने यहाँ से फिर वापस ले लेनी है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने प्रिपेयर करना है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है विद मेथनॉल की। अब बच्चे इसके बाद जो दूसरे नंबर पर इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है, ये बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और ये एमसीक्यूज में इसमें आ सकते हैं। अब बच्चों इस केस के में आपने जब चीज चेक करनी है, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, ये लिख लें। पहले नंबर पर है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको आप देखिए कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर 2 के ऊपर आपने जो चीज चेक करनी है बच्चों, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 0.793 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद अब ये कितना था बच्चों, 0.793 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके पास 64.5 डिग्री है, यानी इसको 64.5 डिग्री से आप बॉयल कर लेते हो। इसके बाद ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है एज अ सॉल्वेंट और उसके बाद आपने सॉल्वेंट होता है ऑयल एंड फैट्स के लिए और इसके बाद आपने इसकी जो चंद एक प्रॉपर्टीज है, ये पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स करने के लिए, ब्लाइंडनेस कॉज करता है, इवन डेथ भी हो जाती है और इसके 4-5 प्रॉपर्टीज हैं या खसूसियात हैं, ये आपने चेक करनी है। तो ये तो था हमारे पास मेथनॉल की प्रिपरेशन। मेथनॉल को प्रिपेयर किस तरह से करना है, वाटर गैस से प्रिपेयर करना है। वाटर गैस में आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है और सबसे पहले उस वाटर गैस को लेना है, उसको आपने गैस प्योरीफायर में डालना है। गैस प्योरीफायर के बाद उसी को आपने कंप्रेसर में डालना है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। कंप्रेसर का जो प्रेशर होगा एमसीक्यू में आता है 200 atm प्रेशर इसमें होना चाहिए। उसके बाद कैटालिटिक चैम्बर है, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर जिंक ऑक्साइड है, ZnO है और साथ में Cr2O3 है। 450 से लेकर 500 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ पे और ये कैटालिटिक चैम्बर भी कह सकते हैं और इसको कैटालिटिक टावर भी कहते हैं। जो ही यहाँ पे गैस वाटर गैस यहाँ पे रिएक्ट कर जाती है, मेथनॉल बन जाता है और कुछ वाटर गैस जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में होती है। जो रिएक्ट करके मेथनॉल बन जाता है, उस मेथनॉल को आपने कंडेंसर में से पास करना है। कंडेंसर में पास करने के बाद मेथनॉल को साइड पे कर लेना है, उसमें जो अनरिएक्टेड गैस है उसको फिर रीसर्कुलेशन पंप के जरिए से, सक्शन पंप लगा होता है जिसमें से गैसेस जो वाटर गैस है उसको वापस आपने कंप्रेसर के अंदर लाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.793 ग्राम पर cm क्यूब और इसके बाद इसमें जो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आपका 64.5 डिग्री है। ये पॉइजनस होती है, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज होती है ऑयल्स एंड फैट्स के लिए और डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल हम इसमें से करते हैं। थोड़ी अमाउंट में लेंगे तो ब्लाइंडनेस होती है, ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो डेथ हो सकती है। और इसके जो यूजेस हैं वो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो होता है, एथेनॉल होता है, उसमें ये 10% आमतौर पर ऐड की जाती है ताकि जो इथाइल अल्कोहल है उसको डीनेचर किया जाए। क्योंकि हम इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं और इस्लामिक कंट्रीज में ड्रिंकिंग अलाउ नहीं होती, सो दैट्स व्हाई वी ऐड समटाइम वी ऐड pyridines, sometime we add some quantity of acetone and 10% about methanol. So ये आपके पास एक टॉपिक था जिसमें आपने प्रिपरेशन कर ली मेथनॉल की। अब जो दूसरे नंबर पर है हमारे पास टॉपिक, इसमें हमने प्रिपरेशन करनी है जो कि बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने सही मानों में प्रिपेयर करना है बच्चों। इसमें आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को आपने कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों? एथेनॉल जो है ये आपके पास CH3CH2OH, इसको
फर्मेंटेशन के जरिए से प्रिपेयर किया जाता है। अब फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वो सम बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो यीस्ट हो सकते हैं। सो इस तरह से आपने फर्मेंटेशन केमिकल चेंज होती है और ये चेंज लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ले जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट या बैक्टीरिया की मौजूदगी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी के अंदर। सो इसमें जो पहले नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? सो फर्मेंटेशन को डिफाइन करना है। फर्मेंटेशन क्या होगी बच्चे? ब्रेक करना है आपने, ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल। जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको आपने क्या करना है बच्चों? ब्रेक करना है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ smaller molecules, with the help of या in the presence of किसकी मौजूदगी में जी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे बच्चों? मेन किरदार अदा करते हैं। अब बच्चे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये मे बी बैक्टीरिया हो या फिर यीस्ट हो, तो ये आपने चेक करना है। दिस इज कॉल्ड एज fermentation. So fermentation is a chemical change in which larger molecules are broken down into smaller molecules in the presence of enzymes या in the presence of microorganisms। और वो enzymes या microorganism बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और yeast भी हो सकते हैं। तो बच्चों पहले नंबर पर आपने डिफाइन करना है fermentation को, ये आपकी बुक में प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। सो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे पास चीज आती है, हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी है, इसकी ऑप्टिमल कंडीशन जो है वो कौन सी है? तो बच्चों ये 4-5 कंडीशंस हैं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। पहले नंबर पर क्या होगा? आपके पास टेम्परेचर आपने देखना है। टेम्परेचर वो वाला सिलेक्ट करना है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेहतरीन काम कर सकें। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एंजाइम्स देने होते हैं, वो एंजाइम्स यीस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो ज़ाइमेज की फॉर्म में हो सकते हैं, इन्वर्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं, माल्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं, डायस्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी एंजाइम हो सकता है। सो आपका जो पहला काम है टेम्परेचर आपने चेक करना है। तो टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर आमतौर पर आपने रखना होता है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ट काम करें। वो टेम्परेचर होता है बच्चे 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक। सो पहला काम आपका टेम्परेचर हो गया। नंबर 2 पे इस टेम्परेचर पे आपने एंजाइम्स को ग्रो करवाना है। नंबर 2 पे जब आप रिएक्शन करवा रहे हो प्रॉपर एरेशन होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या? आपके पास ऑक्सीजन की कमी ना हो। यानी ऑक्सीजन अगर होगा विद एरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर ये काम हमने करना है। नंबर 3 के ऊपर पहला काम क्या है? टेम्परेचर चेक करना है। दूसरा काम क्या है? आपने प्रॉपर एरेशन देनी है। नंबर 3 के ऊपर आपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बात याद रखना बच्चों, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक भी आप इसको कह सकते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन पे काफी ज्यादा उनका कंसंट्रेशन पे इफेक्ट करते हैं। सो कंसंट्रेटेड, या आपने शायद बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स की रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। सो हमारे पास जो सोल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन हो, यानी सोल्यूशन इंतहाई डाइल्यूट होगा। उसकी वजह क्या है? अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो एंजाइम्स कम यूज करने पड़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम यूज करने पड़ते हैं। अगर आपके पास सोल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, जितने एंजाइम्स आपके पास मौजूद हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक खास तरह से जो जब सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते और आपके पास जो फैक्टर बनता है वो जो चीज़ बनेगी बचेगी
वो प्योरीफाइड नहीं होगी। सो मेथनॉल प्योरीफाइड नहीं होगा, उसमें जो भी चीज़ आपने स्टार्च यूज़ किया हुआ है, आपने ग्लूकोज रखा हुआ है, आपने माल्टोज रखा है, उसकी कंसंट्रेशन उसके अंदर आएगी। तो ये बहुत अहम फैक्टर है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद बचे कोई प्रिजर्वेटिव ना हो। सो आखिरी जो इसमें आपने बतानी है एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनका काम क्या होता है, जो प्रिजर्व करते हैं फ्रॉक को। सो प्रिजर्वेटिव कोई भी ना हो। तो 4 कंडीशंस आपने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले नंबर पर ऑप्टिमल टेम्परेचर जो कि 25 से 35 डिग्री है, फिर प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसके बाद कोई प्रिजर्वेटिव ना हो। प्रिजर्वेटिव का बच्चों क्या काम होता है, प्रिजर्वेटिव इंजाइम को काम नहीं करने देता, वो इंजाइम की ग्रोथ नहीं करने देता, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे, तो ये आपके पास प्रॉपर 4-5 इसकी कंडीशंस हैं। अब बच्चे हम आते हैं इसमें से जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल हम किस किस तरह से करते हैं। तो पहले 2 टर्म्स, इन 2 क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने चेक करना है। बच्चों पहला जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमने एथेनॉल को प्रिपेयर करना है बाय मोलेसेस। अब मोलेसेस क्या होते हैं, जब शुगर कैन का सॉल्यूशन कंसंट्रेट किया जाता है, गन्ना है उसका सॉल्यूशन आपने कंसंट्रेट किया, उसको गाढ़ा किया, इतना गाढ़ा किया कि उसकी क्रिस्टल्स बन गई। अब उस क्रिस्टल्स के बनने के बाद जो बचा कुचा लिक्विड है उसमें भी डेफिनेटली शुगर मौजूद होंगी, और शुगर कैन के अंदर जो शुगर होती है मोलेसेस में वो फ्रक्टोज होती है। अब बच्चे जो मोलेसेस हैं, इसमें जो मोलेसेस हैं ये फ्रुक्टोज के अंदर, यहाँ पे शुगर जो है ये फ्रुक्टोज है। अब ये फ्रुक्टोज में 2 यूनिट्स होते हैं बच्चे, एक इसके अंदर आपके पास फ्रुक्टोज के अंदर फ्रुक्टोज में सुक्रोज है, इसमें मोलेसेस के अंदर सुक्रोज होता है। ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज की 2 चीजें होती हैं, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा जो होता है आपके पास फ्रुक्टोज होता है। अब बच्चे जो ग्लूकोज होता है ये एल्डिहाइडिक शुगर है। एल्डिहाइडिक का मतलब क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। सो एल्डिहाइडिक शुगर जो होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, जबकि ये जो है ये कीटोनिक शुगर है। सो हमने काम क्या करना है, मोलेसिस है, मोलेसिस जो सुक्रोज है, सुक्रोज में हमने एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेज। अब इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में, अब इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को की हाइड्रेशन कर देता है, वाटर के साथ रिएक्शन करवा के ग्लूकोज बना देता है और फ्रुक्टोज बना देता है। और ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है ये यीस्ट में मौजूद होता है। तो ये आपने एक स्टेटमेंट के तौर पर जब इसकी केमिकल इक्वेशन में लिखना हो, आपके पास C12H22O11 है, इसका आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ, HOH के साथ। अब आपने यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम देना है, इन्वर्ट करता है, इन्वर्टेज का मतलब क्या कर देता है, इन्वर्ट करता है। अब ये होता किस ऑर्गेनिज्म में, ये यीस्ट में होता है। तो ये इसका जब रिएक्शन करवाता है, एक साइड पे C6H12O6 जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में है, ये आपको मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ C6H12O6 जो कि फ्रुक्टोज की फॉर्म में है, ये मिल जाता है। तो यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोन्स होते हैं। ये इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर होगा। सो पहला काम आपने क्या काम किया, इन्वर्ट कर दिया। जो ही आपने इन्वर्ट किया, अगले रिएक्शन में फ्रुक्टोज हिस्सा नहीं लेता, फ्रुक्टोज हिस्सा नहीं लेगा तो ग्लूकोज की आपने इसको एंजाइम में से पास करना है। इससे आपने क्या करना है बच्चों, एथेनॉल बनाना है, C6H12O6 है और इसका आपने रिएक्शन करवाया, इसके ऊपर आपने अप्लाई करवाया ज़ाइमेज एंजाइम। ज़ाइमेज एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन द यीस्ट। तो यानी अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछेगा बच्चों, क्वेश्चन क्या होगा अगर कभी पूछ लेता है कि एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है। बच्चे इन्वर्टेज एंजाइम था, तो इसने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को किसके अंदर,
सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, और अगर आपके पास जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथानॉल के अंदर CH3CH2OH, और इसके साथ जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकलेगी। सो CO2 इसमें से निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल इसके निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके निकलेंगे। तो ये आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। सो दोबारा से मैं मोलेसिस की बात करता चलूं। मोलेसिस होते क्या है, मोलेसिस को हमने किस तरह, मोलेसिस से हमने अल्कोहल एथानॉल बनानी है। बच्चों मोलेसिस क्या होंगे, जब हम शुगर कैन जो जूस होता है, उसको गन्ने का रस होता है, उसको हम कंडेंस करते हैं, क्रिस्टलाइज कर लें, यानी उसमें से जो शुगर्स है, सुक्रोज है, क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। क्रिस्टलाइज होने के बाद जो बचा कुचा लिक्विड बचता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं मोलेसिस। अब इस मोलेसिस के अंदर सुक्रोज मौजूद होता है। इस सुक्रोज में एंजाइम इन्वर्टेज यीस्ट में जो मौजूद होता है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, जैसा यहाँ पे सिंपल फॉर्म के अंदर मैंने बताया है। अब बच्चे फ्रुक्टोज जो है ये कीटोनिक शुगर है, ये रिएक्शन नहीं लेगा, इससे मेथनॉल नहीं बनता, एथानॉल नहीं बनता, जबकि ग्लूकोज जो है ये एल्डिहाइडिक शुगर है, ये एथानॉल बनाता है। इस पे जाइमेज एक्ट करता है, और जाइमेज भी मौजूद होता है यीस्ट में, एथानॉल बन जाता है, और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने मोलेसिस से प्रिपेयर कर लिया। अगला काम हम क्या करते हैं, हम मोलेसिस को नहीं लेते, हम स्टार्च को लेते हैं। बच्चों स्टार्च क्या होती है, स्टार्च से अगर हम बनाएं, स्टार्च का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास C6H10O5 बच्चे यहाँ पे जो N है ये मे बी इन 1000, यानी N का मतलब क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ जो होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन वो बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे 1000 में हो सकते हैं, 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो हजारों यूनिट्स आपस में इस तरह के C6H10O5 के आपस में मिले हों, ये हजारों यूनिट्स क्या करें बच्चे आपके पास स्टार्च बना देते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक खास तरह से अरेंज होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें ग्लूकोज होता है। अब बच्चे यहाँ पे जब हम फॉर एग्जांपल हम ये है आपके पास C6H10O5 है इंटू N, अगर बच्चे हम इसकी 2 मोल ले लेते हैं, इन 2 मोल को हम इसकी हाइड्रेशन कर लें H2O के साथ, यानी इसका रिएक्शन करवा दें H2O के साथ, तो हमारे पास माल्ट शुगर या माल्टोज बनता है। बच्चे अब ये एंजाइम कौन सा यहाँ पे यूज होगा, यानी जिसमें हमने स्टार्च को कन्वर्ट करना है माल्टेज के अंदर, तो माल्टोज के अंदर, तो इसमें डायास्टेज एंजाइम यूज करना है। अब डायास्टेज एंजाइम किसके अंदर मौजूद होता है, ये भी यीस्ट में मौजूद होगा, और ये बनाता क्या है C12H22O11 बच्चे C12H22O11, और जैसा यहाँ पे हमने देखा था सुक्रोज के केस के अंदर C12H22O11, ये सुक्रोज है और ये क्या है हमारे पास माल्टोज है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो आप फर्क कहाँ पे आता है बच्चों, जब सुक्रोज टूटता है एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है, जबकि जब ये इसमें 2 चीजें मौजूद होती हैं, बोथ जो होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, यानी जब इसको हम इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें फ्रुक्टोज नहीं होता, यानी अगर इसमें फ्रुक्टोज नहीं होता, इसमें एल्डिहाइडिक शुगर्स है। अब हम क्या करते हैं, इस माल्टोज को पकड़ लिया C12H22O11 को, इस पे हमने एंजाइम दिया माल्टेज। ये जो माल्टेज एंजाइम है ये भी यीस्ट में मौजूद होगा, यानी एंजाइम ये सारे हमें यीस्ट से मिल जाते हैं। अब यीस्ट में मौजूद है तो ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना देता है। जब हमने बात की थी फ्रुक्टोज के केस, सुक्रोज के केस के अंदर, सुक्रोज में यहाँ पे देखिए ये भी C12H22O11 है, उधर भी C12H22O11 है, इसमें इन्वर्टेज हमने यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता था,
यहाँ पे बच्चों क्या बन रहा है, सिर्फ 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, C6H12O6। अब बच्चे ये 2 मॉलिक्यूल इसके बन गए। अब हमारे पास ग्लूकोज बन गया है। ग्लूकोज के बनने के बाद आखिरी स्टेप जो है वो सेम है, यानी आखिरी स्टेप में क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपने पकड़ा और ग्लूकोज को आपने जाइमेज के साथ ट्रीट किया जो कि मौजूद होगा यीस्ट के अंदर, और आपके पास CH3CH2OH बन जाता है और साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी ये जो लास्ट स्टेप है ये दोनों का सेम स्टेप है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बच्चे ये मोलासेस के अंदर सुक्रोज होता है, सुक्रोज में 2 शुगर हैं, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। इसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं हम, जबकि जो हमारे पास स्टार्च होता है पहले इसकी एडिशन की, इसको माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टोज में कन्वर्ट करने के बाद हमने माल्टेज एंजाइम लगाया, वो भी इसमें मौजूद होता है, 2 ग्लूकोज बनते हैं। यहाँ पे 2 चीजें बनती नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग, यहाँ पे एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइडिक शुगर ग्लूकोज ही बनती है और ग्लूकोज से आगे जो है वो प्रोसेस सेम होता है। तो ये आपके पास थी प्रिपरेशन। अब बच्चे इसमें 3 क्वेश्चंस और आते हैं, जिसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल और उसके बाद डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चे इस प्रोसेस के जरिए से, जब मैंने आपको बताई थी कंडीशन में हमने बात की थी कि ऑप्टिमल कंडीशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हम सॉल्यूशन डाइल्यूट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अल्कोहल बनेगा वो भी डाइल्यूट अल्कोहल बनेगा, उसकी तकरीबन जो नेचुरली हमें मिलता है वो 12% होता है, और मैक्सिमम अगर हम करते हैं ऑब्टेन करें तो वो 14% तक अल्कोहल मिलता है, एथेनॉल मिलता है। बच्चों 12% या 14%, 100 में से 12% में से जो है वो अगर अल्कोहल बन रहा है तो वो हमारे उसको हमने प्योरीफाई करना है, उसको हमने मजीद उसको कंडेंस करना है, उसकी परसेंटेज बढ़ानी है। तो बच्चों परसेंटेज उसकी हम कैसे बढ़ाते हैं, उसकी परसेंटेज हम बढ़ाते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसको डिस्टिलेशन करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हमारे पास 95% तक अल्कोहल मिलता है, 100% इसको हम नहीं ले सकते। बच्चों होगा क्या इस केस के अंदर, जब हम नेचुरली हमें मिलता है 12%, मैक्सिमम जाता है 14% तक, 14 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। हमने जो 12 या 14 है उसको 95% लेके जाना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। अब बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 95%, फिर भी 5% उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। अब बच्चे ये जो 5% इम्प्योरिटीज होती हैं, ये 5% इम्प्योरिटीज को हमने ऑक्सीजन, ये जो इसमें वाटर 5% मौजूद है, इसको भी हमने सेपरेट करना है। अगर 95% तक, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। अगर 95% तक ऑब्टेन कर लिया एथेनॉल को, यानी 12% से हमने 95% तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस यूज किया, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। और अगर हमने रेक्टिफाइड स्पिरिट में से 100% या एब्सोल्यूट अल्कोहल लेना है तो हम बेहतरीन एब्जॉर्बिंग जो वाटर एब्जॉर्बर होता है, लाइम हम यूज करते हैं। सो CaO जो होता है इसको हम मॉइस्चर एब्जॉर्बर के तौर पर, क्विक लाइम जिसे हम कहते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह हमारे पास 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल बन जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल हम डिफरेंट पैकेजिंग के अंदर आगे फैक्ट्री जो है वो फॉर डिफरेंट पर्पस हम यूज करते हैं। ये जो एथेनॉल बना है, अब इसका पहले तो 2 टर्म है, रेक्टिफाइड स्पिरिट और दूसरी है एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है, नेचुरली ऑब्टेन करते हैं 12 से 14%, उसकी परसेंटेज बढ़ानी 95% तक। जो 95% अल्कोहल बनता है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड अल्कोहल। अब रेक्टिफाइड अल्कोहल भी 95% है, उसको 100% तक लेके जाना है, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफिकेशन जो हम करते हैं वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जबकि हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाते हैं क्विक लाइम के जरिए से, जो कि बेहतरीन एब्जॉर्बर होता है। अब बच्चे इसमें डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज नहीं करते, उसको पॉइजनस कर दिया जाता है। यानी अल्कोहल एथेनॉल है, उसमें 10% मेथनॉल डाल दें, उसमें एसीटोन डाल दें, उसमें पिरिडीन डाल दें। तो अगर एथेनॉल, मेथनॉल और पिरिडीन, एसीटोन डालने से, एसीटोन डालने से, मेथनॉल डालने से, पिरिडीन डालने से एथेनॉल की कंपोजिशन उसको डीनेचर कर दें, यानी उसको पॉइजनस कर दें, ताकि लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना करें, तो इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर बच्चे हम मेथनॉल जो होता है वो टॉक्सिक होता है,
ये अगर 15 सेंटीमीटर हो, एक इसके अंदर अगर इसकी क्वांटिटी इनटेक कर ली इंसान ने 15 सेंटीमीटर, तो ये ब्लाइंडनेस काज करती है। और अगर 100 से 250 सेंटीमीटर क्यूब इसकी अगर क्वांटिटी किसी इंसान ने ले ली तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी मिकदार के अंदर दूसरी क्वांटिटीज भी डाल देते हैं। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था, और इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।